हमें एवरीडे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें जो वर्ड्स होते हैं वो आए हुए कुछ और होते हैं, लेकिन जब उनको ट्रांसलेट किया जाता है तो हम उसकी इंग्लिश कुछ और यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें ये कहना हो कि मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा करना, इच्छा होना मीन्स डिज़ायर होता है, लेकिन अब इस सेंटेंस में डिज़ायर का कोई स्थान नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, हम डिज़ायर यूज़ भी नहीं करेंगे, राइट। या फिर हमें ये कहना हो कि यार आराम करने को अब मन कर रहा है, तो अब मन कर रहा है, इसके लिए हम कुछ और इंग्लिश यूज़ करेंगे जो इसकी एक्चुअल इंग्लिश होती है। वर्ड टू वर्ड यहाँ हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करते ही नहीं है। तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं भाव, देखते हैं हम सेंस, देखते हैं कि उस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ देखने जा रहे हैं। लगभग 20 से 25 आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और इसलिए यह जो वीडियो है आपको बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है आपके लिए। इसलिए शुरू से अंत तक देखें, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, लास्ट तक देखें, अच्छी तरह से समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको बोलना, उनको बोलने की कोशिश करें, रिपीट करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बहुत बार हमें ये बताना होता है कि मेरा ये मन कर रहा है, या फिर मेरी यह इच्छा हो रही है, या फिर उसकी यह इच्छा हुई, या फिर मेरी यह इच्छा हुई। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है, या फिर मेरा वहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अगर इस तरह की चीज़ों को बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इस सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो सब्जेक्ट आपका है आई। आई, मुझे, आई, यह सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद हम फील लाइक यूज़ करेंगे, आई फील लाइक। और क्या करने की इच्छा हो रही है, तो मीठा खाने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, ईटिंग। आईएनजी फॉर्म ने यूज़ कर दिया, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, और उसके बाद से क्या चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, समथिंग स्वीट, कुछ मीठा। तो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट। ओके, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मन नहीं कर रहा है नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो आपको डजंट फील लाइक यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या फिर डोंट फील लाइक यूज़ करना है आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर देंगे। तो मेरा वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट यूज़ करिए आई, और उसके बाद से डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक। और क्या करने का नहीं मन कर रहा है, तो जाने का, गोइंग, और फिर बच जाता है आपका वहाँ, तो देयर, आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर, राइट। कभी कभी क्या होता है कि यह जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर कोई काम ना होकर के यहाँ पर कोई नाउन भी आ जाता है। काम करने की बात नहीं होती है, किसी नाउन की चर्चा हो जाती है। जैसे मेरी चाय की इच्छा हुई, चाय पीने की नहीं, मेरी चाय की इच्छा हुई, तो चाय क्या हुआ, यह नाउन हो गया, इस चीज़ की इच्छा हुई। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फेल्ट लाइक अ टी, आई फेल्ट लाइक अ टी। अब चूंकि यह पास्ट में है, तो पास्ट में हम फील की जगह फेल्ट यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आई फेल्ट लाइक अ टी। आप कहेंगे अ टी, यह तो गलत लग रहा है, लेकिन एक्चुअली गलत नहीं है। इनफॉर्मल इंग्लिश में ऐसा चलता है, अ कप ऑफ टी की जगह अ टी हम यूज़ कर देते हैं। तो आई फेल्ट लाइक अ टी, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, राइट। कई चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती हैं, यानी जिस हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं तो उससे उसका रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। यानी वह चीज़ होना ही है और उसको आप टाल नहीं सकते हैं। होना है तो होना है, वह होगा ही, राइट। जैसे अगर हम कहते हैं कि इंसान का मरना तय है, या फिर इंसान का मरना निश्चित है, या फिर अब जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारा फेल होना तय है। तो चीज़ें पहले ही फिक्स हो जाती हैं, तय हो जाती हैं, यानी वह होना है, होना तय है, होना ही है। तो इस कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज एम आर या फिर वाज वर, प्रेजेंट है
तो फिर इज एम आर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर पास्ट है तो वाज या वर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस बी और उसके बाद से बाउंड टू यूज़ करते हैं। बाउंड टू यह फ्रेज आता है और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे इंसान को मरना है, या फिर ये कह लीजिए इंसान का मरना तय है, या फिर इंसान का मरना निश्चित है, ऐसे भी कहते हैं। तो मेन आर बाउंड टू डाई, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया, चूंकि प्रेजेंट का है तो हमने आर लगा दिया। और इसके बाद से बाउंड टू, और उसके बाद से कौन सा काम होना तय है, तो मरना तय है। डाई मीन्स मरना होता है, बेस फॉर्म हमने लगा दिया। तो मेन आर बाउंड टू डाई, इंसान का मरना तय है। तुम्हारा फेल होना तय है मीन्स यू आर बाउंड टू फेल, राइट। तो ये प्रेजेंट के थे। पास्ट में अगर है तो वाज यूज कर देंगे, वर यूज कर देंगे, सिंपल। यह कभी न कभी होना ही था, यानी कभी न कभी इसका होना तय था, ऐसा होना ही था, ऐसा होना निश्चित ही था। तो यह कभी न कभी होना ही था मीन्स इट वॉज बाउंड टू हैपन। हैपन का मतलब होता है होना, घटित होना। तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है उस वक्त जब पहले से ही चीज़ें निर्धारित हों, पहले से ही चीज़ें तय हों, उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर देते हैं। अब इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन सब के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। आइए अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, राइट। कभी कभी हम कह देते हैं यार वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। या फिर हम ये कह देते हैं यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर आता है इंग्लिश में वो होता है इट इज़ नो यूज़। या फिर अगर पास्ट में हो तो इट वाज नो यूज़ कर देंगे। तो इट इज़ नो यूज़ या फिर इट वाज नो यूज़ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। यानी जो कोई काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी जो इंग्लिश है वर्ब, उस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में रख देते हैं, राइट। जैसे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो सिंपली यूज़ करेंगे इसको इट इज़ नो यूज़। और जाने का गोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, और वहाँ देयर, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, राइट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर, इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर, ऐसे भी कह सकते हैं। चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है मीन्स इट इज़ नो यूज़ वरीइंग। तो स्ट्रक्चर वही है, हमने जो पैटर्न रखा है वह सेम टू सेम रखा है। वर्ड का जो ऑर्डर है वर्ड्स का वह पहले की तरह से है, राइट। तो इट इज़ नो यूज़ वरीइंग या फिर इट इज़ यूजलेस वरीइंग, राइट। वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब यह पास्ट हो गया, तो पास्ट हो गया तो वाज यूज़ कर देंगे, इज एम आर की जगह वो वाज या वर यूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इट वाज नो यूज़ स्टेइंग देयर, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। या फिर इट वाज यूजलेस स्टेइंग देयर, उससे पूछकर कोई लाभ नहीं होगा मीन्स इट विल बी नो यूज आस्किंग हिम, राइट। तो अब देखिए फ्यूचर में आ गया, तो फ्यूचर में आ गया तो विल बी का यूज़ करेंगे, राइट। प्रेजेंट में है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे, पास्ट में है तो वाज वर का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में आ गया तो विल बी का यूज़ करेंगे। तो इट विल बी नो यूज आस्किंग हिम, इट विल बी, और उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रखेंगे, राइट। तो जब भी इस तरह की चीज़ बतानी हो, इस तरह की बात बतानी हो कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, राइट। कभी कभी हमें ये बताना होता है कि कोई काम करना कैसा है, या फिर कैसा था, या फिर कैसा रहेगा। प्रेजेंट में है तो कैसा है, पास्ट में है तो कैसा था, और फ्यूचर में है तो कैसा रहेगा, राइट। जैसे हमें ये कहना हो कि अंग्रेज़ी बोलना आसान है, तो हम बता रहे हैं कि अंग्रेज़ी बोलना कैसा है, यानी कोई काम करना कैसा है। या फिर हमें ये कहना हो कि उसकी सलाह लेना आवश्यक है, तो उसकी सलाह लेना कैसा रहेगा, कैसा है, तो आवश्यक है। तो इस तरह की चीज़ें बतानी हो तो ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं, इट प्लस विल बी। अब देखिए विल हटा दीजिए तो यह पास्ट में और प्रेजेंट में यूज हो जाएगा। बी मीन्स इज एम आर और वाज वर। तो इट विल बी प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, राइट। जैसे अंग्रेजी बोलना आसान है तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट में है तो आप यूज़ करेंगे इट इज़,
तो इट इज़, और उसके बाद से एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। तो कैसा है भाई, तो आसान है, इट इज़ ईजी। और उसके बाद से बोलना, टू स्पीक, टू लगाएंगे स्पीक से पहले, वर्ब की बेस फॉर्म से पहले, फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देंगे। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश। उसकी सलाह लेना आवश्यक है, उसका सलाह लेना आवश्यक है मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू टेक हिज एडवाइस, इट इज़ नेसेसरी टू टेक हिज एडवाइस, राइट। तो पैटर्न वही है, ऑर्डर जो हमने रखा है वह पहले की तरह ही रखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस पर भरोसा करना मुश्किल था, मीन्स इट वॉज डिफ़िकल्ट, पास्ट हो गया तो वाज लगा देंगे, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दिस, यानी इस पर भरोसा करना मुश्किल था। वहाँ जाना खतरनाक होगा। अब देखिए फ्यूचर आ गया, तो जब फ्यूचर आ गया तो हम विल बी की जगह विल बी यूज़ करेंगे, इज एम आर की जगह वाज वर की जगह विल बी यूज़ कर देंगे। तो इट विल बी, तो यह होगा, इट विल बी मीन्स होगा, और होगा तो कैसा होगा, तो ख़तरनाक होगा, इट विल बी डेंजरस। और क्या चीज़ ख़तरनाक होगी, तो वहाँ जाना मीन्स टू गो देयर, टू गो जाना, और देयर मीन्स वहाँ, इट विल बी डेंजरस टू गो देयर, राइट। तो ये यूज़ था इस स्ट्रक्चर का इस कंडीशन में जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ करना, कोई काम करना कैसा है, कैसा था, या फिर कैसा रहेगा, अगर यह चीज़ बतानी हो। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कभी कभी हमें ये बताना है कि कोई काम करने में कितना खर्च आया, या फिर कितना खर्च लगेगा, या फिर कितना खर्च पड़ गया। जैसे हम बहुत बार ये बताते हैं कि टीवी बनवाने में 3,000 रुपये लग जाएंगे, टीवी बनवाने में 3,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, या फिर मुंबई में घर खरीदने में 1 करोड़ से कम रुपया नहीं लगेगा। तो इस तरह के खर्चे बताने हो, राइट, ये बताना हो कि कितने का पड़ जाएगा, कितने का पड़ जाता है, कितने का पड़ा, या कितना रुपया लग गया, या फिर कितना खर्च आया। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ये है इट प्लस कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट मतलब होता है कीमत, कीमत लगना। तो इट उसके बाद यूज़ करते हैं कॉस्ट, कॉस्ट के बाद यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट वह होता है जो पैसा खर्च करता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह जो ऑब्जेक्ट है वो कोई आदमी होगा, आदमी ही पैसा खर्च करता है। तो यह हो भी सकता है सेंटेंस में, नहीं भी हो सकता है, होगा तो रखेंगे, नहीं होगा नहीं रखेंगे। उसके बाद से हम मनी, जो मनी से रिलेटेड फ्रेज है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद से जो काम करवाने में आपका खर्च आता है उसको हम रखते हैं टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, उसके पहले टू यूज़ कर देते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। यह किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, तो यह इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो टू के बाद आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, मुझे ऑफिस पहुंचने में प्रति महीना 5,000 रुपये का खर्च आता है, या फिर मुझे ऑफिस जाने में प्रति महीना 5,000 रुपये का खर्च आता है, राइट। मीन्स इट कॉस्ट मी, सबसे पहले हमने इट लगा दिया, इट के बाद कॉस्ट आया, प्रेजेंट में है कॉस्ट आया, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, राइट। तो इट कॉस्ट मी, अब किसको खर्चा आता है भाई, तो मुझे खर्चा आता है, तो इट कॉस्ट मी, मी यह ऑब्जेक्ट है, तो इट कॉस्ट मी, और कितना खर्च आता है, मनी एक्सप्रेशन, यह क्या है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यह मनी एक्सप्रेशन है। और उसके बाद ऑफिस जाने में, तो जाने में, यह जाने में वर्ब है, इसके पहले टू लगाएंगे और वर्ब की बेस फॉर्म रखेंगे टू गो और टू द ऑफिस, ऑफिस, राइट। तो इट कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़ पर मंथ टू गो टू द ऑफिस, राइट। मुंबई में घर खरीदने में अच्छा खासा पैसा लगता है, या फिर अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, मीन्स इट कॉस्ट, इट कॉस्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, किसका लगता है, ये नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे। मीन्स इट कॉस्ट यह पड़ता है, उसके बाद से मनी एक्सप्रेशन, अच्छा खासा पैसा, ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, राइट। तो अच्छा खासा पैसा लगता है क्या करने में, तो खरीदने में, मीन्स टू बाई, बाई खरीदना, वर्ब की बेस फॉर्म, उसके पहले टू, टू बाई, और क्या खरीदने में, यह ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो अ हाउस। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसा बंगला बनवाने में करीब 1 करोड़ का खर्च आ गया। तो अब ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर जब हो गया तो हम विल कॉस्ट का यूज़ करेंगे इट के बाद, तो इट विल कॉस्ट,
और उसके बाद से कितना खर्च आएगा भाई? तो 1 करोड़ रुपीज़ क्या करने में, बनवाने में, टू बिल्ड, और क्या बनवाने में, सच अ बैंगलो, यानी ऐसा बंगला। तो इट विल कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ टू बिल्ड सच अ बैंगलो, राइट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।